एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। यह तीसरा वीडियो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। दूसरा वीडियो था प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और पहले वीडियो में हमने पढ़ा प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। और इससे भी पहले हमने कंप्लीट कर लिया है प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विद्वानों ने अव्यावहारिक और कल्पनावादी बताया है। इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत बताया गया है। उसे जटिल, नीरस और मानव जीवन की इच्छाओं पर पानी फेरने वाला कहा गया है। सेबाइन का तो कहना है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। संक्षेप में कहें तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अग्रलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। पहला है केवल नैतिकता का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय का सिद्धांत ना होकर नैतिकता व सद्गुणों का सिद्धांत है। ऐसा कहकर इनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। बारकर कहता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। प्लेटो ने नैतिक कर्तव्य और कानूनी दायित्व में कोई अंतर ही नहीं दिया है। दूसरा आलोचना है केवल कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांत। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत इसलिए भी अधूरा है कि यह लोगों के कर्तव्यों की ही बात करता है, अधिकारों की बात नहीं करता है। न्याय की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को राज्य में इस प्रकार विलीन कर देना उसके विकास के लिए हानिप्रद है। तीसरी आलोचना है निष्क्रिय और निश्चल सिद्धांत। प्लेटो के न्याय का एक दोष यह है कि वह निष्क्रिय और निश्चल है। यह प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्य मानकर उनकी उन्नति और विकास के सभी दरवाजे बंद कर देता है। यह बहुत अधिक आत्मसंयमी और मर्यादित है। व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता। आगे की आलोचनाएं देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत ठीक नहीं है, ऐसा कहकर आलोचना किए हैं। प्लेटो की न्यायिक कल्पना एक व्यक्ति एक कार्य तथा कार्य के विशिष्टीकरण पर आधारित है, जिसे स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। प्लेटो की योग्यता से क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं है। व्यक्ति में विभिन्न योग्यताएं संभव है। इसके अतिरिक्त किस व्यक्ति में कैसी विशिष्ट योग्यता है, इसकी परीक्षा कौन करेगा। आगे देखते हैं। पांचवा है अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का उल्लेख किया है। तीनों वर्ग कार्य विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका कुप्रभाव 3 राज्यों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। छठवां है दार्शनिक शासक की निरंकुशता। प्लेटो के आदर्श राज्य में जिसकी स्थापना वह अपने कथित न्याय के द्वारा करना चाहता है, उसमें वह दार्शनिक शासकों को असीमित शक्तियां देता है। शक्तियों के एकाधिकरण से शासक मोह, लोभ और मद से भ्रष्ट होकर निरंकुश हो सकते हैं, भले ही शासक वर्ग को कितनी भी शिक्षा दी जाए। सातवां आलोचना क्या कहते हैं, देखते हैं। अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत साम्यवादी योजना पर टिका हुआ है। प्लेटो शासक वर्ग को न केवल संपत्ति से वरन स्त्रियों से भी दूर रखता है, परंतु
स्त्रियों का साम्यवाद न केवल अनैतिकता को जन्म देगा वरन यह अमनोवैज्ञानिक भी है। वैवाहिक जीवन की आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन में आधारभूत स्थान रखती है। आगे क्या है देखते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सबको सुख नहीं। प्रथम तो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग ही सुखी नहीं रहेगा, जबकि उन्हें न केवल संपत्ति वरन परिवार से भी वंचित रहना होगा। दूसरे, उत्पादक वर्ग बहुत से सुखों से वंचित रहेगा क्योंकि वह राजनीतिक क्षेत्र में भाग नहीं ले सकेगा। आगे देखते हैं 9वां क्या है। व्यक्ति राज्य के अधीन। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर दिया गया है। वास्तविक न्याय में व्यक्ति और राज्य दोनों की उन्नति साथ साथ होनी चाहिए। 10वां है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अन्य आलोचना या दोष। कोई निश्चित कार्य आजीवन करते रहना गलत सिद्धांत है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि प्लेटो के आदर्श राज्य में एक मोची सदैव मोची ही रहेगा और एक शासक सदैव शासक ही रहेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव प्रकृति परिवर्तनशील है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी यह जानते हैं कि रूसो प्रारंभ में एक आवारा और लावारिस नौजवान था। ऐसे और अनेक उदाहरण हैं। तो क्या फिर प्लेटो के आदर्श राज्य का उत्पादक वर्ग या सैनिक वर्ग दार्शनिक शासक नहीं बन सकता है। 11वां है मानव स्वभाव के विरुद्ध है। क्योंकि प्लेटो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को पारिवारिक सुख और संपत्ति से वंचित करता है, अतः यह सिद्धांत मानव स्वभाव के विरुद्ध है। 12वां है मानव प्रकृति विषम है। उसे विवेक, साहस या भूख की निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। मनुष्य कभी भूख पर तो कभी साहस पर और कभी विवेक पर ध्यान देता है। 13वां है यह सिद्धांत अप्रजातांत्रिक भी है, क्योंकि उत्पादक वर्ग को सदैव के लिए शासन में भाग लेने से वंचित कर दिया जाता है। सेबाइन ने लिखा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का केवल नाम मात्र का उल्लेख है। जोर्ड ने लिखा है कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत और फासिज्म में बहुत ही कम अंतर है। प्रोफेसर पोपर के शब्दों में प्लेटो विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकार के अभाव को ही सामान्यतः न्याय समझते हैं। पोपर पुनः कहते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय का अर्थ लगाया है वह उसके अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। आधुनिक अर्थ की तरह उसमें न तो नागरिकों के अधिकारों का वर्णन है और न उनकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का समावेश है। वह नागरिक को न तो कानून के सामने समानता प्रदान करता है और न राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों का समान उपभोग करने का अधिकार देता है। संक्षेप में प्लेटो की न्याय की धारणा का बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले दार्शनिक प्लेटो की एक अव्यावहारिक कल्पना है। तो ये तो थी प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के क्या कारण थे। यह क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।